हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इसमें भी हम पॉलिटी कुछ टेस्ट करने वाले हैं। इसमें लगभग जितने भी हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखे हैं ना टेस्ट का, वो सबका मिक्सअप होगा। और ऐसे तो एक वीडियो करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ एक क्वेश्चंस को इस साथ में करूँगा इसमें, जो कि इजीली आप समझ पाएँ और कर पाएँ। चलिए इसे हम करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर थ्योरिकल पार्ट आपने नहीं किया है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे मैंने पिन कर दिया है इसका प्लेलिस्ट, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया है तो आप अपने आप को टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पे कि कितना है आपके पास अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, जो कि बनारस के पास में है। अगला है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से अंकित होता है? तो ये होता है सबसे नीचे, सबसे नीचे होता है। और एक ऐसा दिखता है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का लुक होता है सत्यमेव जयते, इस तरह से बना होता है। ये नीचे होता है, यहाँ पे लिखा होता है, और ये पूरी तरह से इससे बना होता है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 4 होती है। 3 तो सामने दिखते हैं, पीछे है उसके, वो होता है 4 होता है। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो है ऑप्शन नंबर डी, घंटी नुमा कमल, उसको निकाल दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय पंचांग किस सनमत पर आधारित है? तो ये आधारित है शक सनमत पे। पहला हमारा विक्रम सनमत था, बाद में हमने शक सनमत को अपनाया 22 मार्च 1957 को। अगला है कि शक सनमत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो प्रथम माह होता है चैत, जो कि 22 मार्च के आसपास शुरू होता है। अगला है, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह होता है फागुन। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है कमल, ऑप्शन सी। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो है बाघ। अगला है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, माफ़ करना, राइट, गाया गया, कहाँ पे गाया गया ये बताना है हमें इसमें। तो ये गाया गया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कोलकाता में हुआ था। अगला है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो है विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जवाब। अगला है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो ये है आनंद मठ का, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। अगला है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? तो वो थे यदुनाथ भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस से किस अधिवेशन में गाया गया? तो गाया गया था सबसे पहली बार लाहौर अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रगीत की बात नहीं हो रही है। अगला है, भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग है, और जो उस पर अशोक चक्र है उसका रंग नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो हरा रंग जो प्रतीक होता है वो समृद्धि का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? रेशियो, उसका रेशियो होता है 3:2। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में चिन्हित चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो उसमें 24 तिलियां होती हैं। अगला देखते हैं। अगला है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संसद में, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब जगहों पे है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है,
राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग प्रतीक है शांति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हमारी राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिलियां किसको दर्शाती है? तो जरा दर्शाती हैं 24 घंटे को, जो रोज का समय होता है। अगला है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े और सांड आदि पशुओं का संबंध किसके जीवन से है? तो यह है महात्मा बुद्ध के जीवन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला है, भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? मतलब किसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा जवाब। अगला है कि भारत में किसे निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पुलिस अधिकारी ले सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं ले सकते, तो ऑप्शन नंबर डी 80 अपना जवाब होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? सही कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय फूल गुलाब नहीं, कमल है। पशु बाघ है और पक्षी चील नहीं, मोर है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है हमें। एक सेकेंड, चलिए इसे देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है 31 वाले का। तो पहला है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना विक्रम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला में की थी। जी नहीं, ये गलत है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत समानता 22 मार्च को और अधिवर्ष मतलब साल का आखिरी दिन 21 मार्च को होता है। बिल्कुल ये सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल ये भी सही है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल बांग्ला में रचित जनगण मन को हिंदी संस्करण को भारत क्या नाम है, हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बिल्कुल ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ये तीनों सही है। पहला वाला गलत है, तो पहला वाला जवाब अपना सही हो जाएगा, गलत पूछा था। अगला है 32वां नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित को राष्ट्रगीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या रीजन है, उससे क्या क्या कारण है, इसको हम देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। पहला है कि इसमें वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है इसमें, ये बात है इसमें। अगला है, इसके अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी है। राष्ट्रीय गीत के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारी बातें हैं जहाँ पे करना है कि सम्मान करना है, आपको बेइज्जती नहीं कर सकते। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है 33 नंबर कि भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो इसे देखते हैं हम। पहला है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अभी भी नहीं है। इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। जब इसका उल्लेख ही नहीं है तो ये भी कैसे होगा, ये भी सही बात है। अगला है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी, ये भी सही है। सारे ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, कि जबकि इसके बारे में है ही नहीं तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगला है, डाक द्वारा मतदान कहते हैं, और वो कहते हैं परोक्ष मतदान, प्रोक्सी वोट टाइप में होता है, परोक्ष मतदान होता है, ये प्रोक्सी अलग होता है शायद। अगला है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी कि जो गायन काल है कितना समय का है, और वह है 52 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है, और एक बार आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी तो उस समय गा रहे थे अमिताभ बच्चन, उन्होंने ज़्यादा समय लगा दिया था तो उन पर फाइन भी लग गया था। अगला है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए, 3 में से 1। तो एक किया था ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हमारे देश के बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे ये। अगला है,
राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो उसको कम से कम 42 दिन का समय मिलता है, यानी कि 6 हफ्ते का। ऑप्शन नंबर बी जवाब होगा। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम ये है, पर लाल फीताशाही ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो है फ्रैंक मैरिनी ने अस्वीकार किया है। अगला है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वाक्य किस धारणा को व्याख्या करता है? तो यह करता है कल्याणकारी राज्य की। थोड़ा सा ये ब्लड आ गया है, फोटो साफ नहीं है यहाँ पे। अगला है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बदलाव की पहचान की है? तो है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रीय प्रशासन, यानी कि शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, 14वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है, और अब वो 43% किया गया है। हालांकि यहाँ 43 ही ऑप्शन है, 43 होना चाहिए, 43% कर दिया गया है। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं एनजीटी, इसकी भारत सरकार ने स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी सन 2008 में। ऑप्शन नंबर ए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगला है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है? तो संसद प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य विधानमंडल भी लगा सकता है, स्थानीय सरकार नहीं लगा सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। 1 और 2 कर सकते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इन्हें देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति के पास यूपीएससी के क्षेत्राधिकार के विस्तार करने की शक्ति है। राष्ट्रपति का नहीं, संसद के पास होता है ये, तो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बोल सकते, तो गलत हो जाएगा फिर। अगला है, नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों का आरक्षण करते समय सरकार को यूपीएससी से परामर्श करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगला है, यूपीएससी का परामर्श स्वीकार न करने के सभी प्राधिकरण केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति द्वारा आवश्यक अनुमोदित किए जाने चाहिए, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद के पास महान्यायवादी पद के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक नियत करने की शक्ति है, जी नहीं, तो सरकार जो होती है खुद करती है, संसद में कोई रोल नहीं होता है इसका। अगला है कि भारत का पूर्णकालीन अधिवक्ता होने के नाते उसके लिए निजी वकालत निषिद्ध है, जी नहीं, वो निजी वकालत भी कर सकता है, पर सरकार के खिलाफ नहीं करेगा बस। तो दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत जवाब है, मतलब सही जवाब है हमारा, क्योंकि दोनों गलत है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन को समाविष्ट करने वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल ये कर सकता है। दूसरा है, इसे अर्धसैनिक बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है, नहीं, सैनिक ऐसा कुछ करता है उस पर नहीं है, तो ये वाला गलत है। पहला वाला सही है 48 का, और भी तीसरा वाला भी इसको देखते हैं। थर्ड है कि आयोग को इसकी अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाइयों के संबंध में सरकार द्वारा 1 माह की अवधि में सूचित किया जाना चाहिए, तो ये प्रावधान सही है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संपूर्ण भारत के लिए लागू होता है। ये जम्मू कश्मीर में तो नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे हो गया है, अब देखा जाए तो अब यहाँ पे लागू होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना था, जिसके हिसाब से नहीं होगा, बट यहाँ पे हो गया है। अगला है, इसके अंतर्गत केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सूचना प्राप्त की जा सकती है, जी नहीं, किसी भी भाषा में सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगला है, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति पर कोई शुल्क प्रभावित नहीं किया जा सकता,
तो ये भी नहीं किया जा सकता। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 1 और 3 ही सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दीजिए, पर 1 और 3 सही है इसमें। 50वां नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इन मशीनों में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर छेड़छाड़ से बचाए जाने के लिए वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, मतलब एक ही बार में उसको यूज़ किया जाएगा और इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है उसको, तो ये सही है। दूसरा है, भारत में सभी ईवीएम निर्वाचन आयोग के प्राइवेट एनक्रिप्टेड नेटवर्क माध्यम से संबंध है। नहीं, ये नहीं है, सिर्फ पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो 50 रहने देता हूँ, 51 की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 50 अप है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।